मारपीट की है, जिसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई है। वॉल्वो बस चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए रवाना हुई थी। रास्ते में जब बस मां बगलामुखी मंदिर के पास दरकाटा के नजदीक पहुंची तो पीछे से आ रही उत्तराखंड नंबर की एक्सयूवी लगातार बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक्सयूवी सवार युवक कुछ देर तक बस के साथ खतरनाक अंदाज में रेस लगा रहे थे। स्थिति तब बिगड़ी जब बस रानीताल के पास पहुंची और एक्सयूवी चालक ने अचानक बस के आगे गाड़ी रोक दी। बस रुकते ही एक्सयूवी से उतरकर 4-5 युवक बस चालक पर टूट पड़े। चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब परिचालक ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उसे भी पीटा, जिसके बाद कार सवार युवक मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने युवकों को पकड़ लिया है। रानीताल पुलिस चौकी उन्हें ले जाया गया है। चंडीगढ़ से धर्मशाला जा रही वॉल्वो बस के साथ यह हादसा हुआ है जब उत्तराखंड नंबर की एक एसयूवी बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। ये वॉल्वो बस एचआरटीसी की और अचानक रानीताल के पास बस के आगे आकर इस एसयूवी ने ब्रेक लगाई, जिसके बाद मारपीट शुरू कर दी है। हालांकि मारपीट शुरू की गई। हालांकि इन युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। रानीताल पुलिस चौकी इन्हें ले जाया गया है। पुलिस बुलाई हमने, हाथ क्यों लगा तूने गवर्नमेंट के मुलाजिम को? पुलिस बुलाई हमने, हाथ क्यों लगा तूने गवर्नमेंट के मुलाजिम को? तो देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। जो ये वॉल्वो बस है एचआरटीसी की, ये चंडीगढ़ से शुरू होकर धर्मशाला जा रही थी जिस वक्त इस बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ ये मारपीट का वाकया पेश आया। उत्तराखंड नंबर की ये कार जिसमें कुछ युवक सवार थे वॉल्वो बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद बस के आगे आकर इन्होंने ब्रेक लगाई, नीचे उतरे और उसके बाद चालक और परिचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। ब्रजेश्वर साकी हमारे सहयोगी देर रात से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। ब्रजेश्वर, क्या हुआ ये पूरा मामला और उसके बाद कैसे सुलझाया गया? युवकों को लेकर पुलिस रानीताल पुलिस चौकी भी पहुंची है, जरा बताएंगे डिटेल्स। जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये जो धर्मशाला जा रही थी वॉल्वो बस उत्तराखंड नंबर की एक्सयूवी जो गाड़ी थी वो लगातार उसके कभी बस से कभी आगे जा रहे थे कभी पीछे जा रहे थे, तो इसको लेकर उनकी कोई कहासुनी हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो बस को वो देर रात बस को जो मां बगलामुखी मंदिर है उसके थोड़ा सा आगे दरकाटा एक स्टेशन है, बस स्टेशन, वहाँ जैसे उन्होंने बस के आगे वो गाड़ी लगाकर जो बस का ड्राइवर और कंडक्टर उसके साथ मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन बीच में जो सवारियां थी वो भी उतरी। उन्होंने जो ड्राइवर कंडक्टर को बचाया और जो युवक है उनसे वो भी उलझे और लगातार तभी जो है पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन जब जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तब तक वो जो गाड़ी लेके जा चुके थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही इस मामले की जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर, ब्रजेश्वर जरा ये बताएं कि अब कार्रवाई किस तरह से हो रही है? क्या पूछताछ में पुलिस ने इन युवकों से निकलवाया? आपकी बात हुई पुलिस अधिकारियों से? जी, जो पुलिस हमें बता रही कि जो रानीताल चौकी है वहीं जो जहाँ भी घटना घटी थी वो रानीताल चौकी के अंतर्गत थी। वहां पर रात को ही पुलिस जो है उस गाड़ी को और जो गाड़ी में चालक थे वो जो युवक थे उनको लेके आई थी। वो कार्रवाई वहां पे अभी चल रही है क्योंकि पुलिस जो है वो उनका मेडिकल भी करवा रही थी। कहा जा रहा था कुछ जो युवक थे उन्होंने इसमें शराब के नशे। ठीक है ब्रजेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कुछ युवक थे, हो सकता है कि उन्होंने नशे का सेवन भी किया हो, जिस तरह से स्थानीय रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं कि उनका मेडिकल भी करवाया जा रहा था। ऐसे में अब इसको लेकर क्योंकि देर रात का ये मामला है, अब सुबह होते होते किस तरह से तस्वीर बनती है, क्या कार्रवाई इसमें की जाएगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर भगौड़ा घोषित किया गया है। सईद सलाहुद्दीन भगौड़ा घोषित किया गया है। पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर सईद सलाहुद्दीन मौजूद हैं। सोपोर की सीजेएम कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है सईद सलाहुद्दीन जिसे भगौड़ा घोषित किया गया है और पाकिस्तान में इस वक्त वो मौजूद है। इससे पहले भी उसको लेकर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अब उसे भगौड़ा घोषित कर दिया है। सोपोर की सीजेएम कोर्ट ने सईद सलाहुद्दीन को भगौड़ा घोषित किया है। बताया यह जा रहा है कि हिजबुल का ये कमांडर पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है,
लेकिन इसे भगौड़ा घोषित किया गया है। बात एक और बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की घोषणा कर दी गई है। उमर सरकार ने इसकी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से दरबार मूव होगा और श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित कार्यालय किया जाएगा। 3 नवंबर से कामकाज शुरू होगा और कुछ समय पहले तक ये दरबार मूव होता था, लेकिन बीच में इस पर रोक लगा दी गई। जब सर्दियों का सीजन आता है तो घाटी से जो असेंबली है, जो पूरा सेक्रेटरीट है, कामकाज है, जो दस्तावेज हैं वो शिफ्ट किए जाते हैं जम्मू। इसे कहते हैं दरबार मूव। और ऐसे में दरबार मूव की इजाजत नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा दे दी गई है। उमर सरकार ने इसकी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से दरबार मूव होगा और श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित कार्यालय को किया जाएगा। फिर 3 नवंबर से जम्मू में सुचारू कामकाज शुरू होगा। सरकार गठन के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र से स्टेटहुड का वादा पूरा करने की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड की बहाली में सभी मसलों का हल है और वो स्टेटहुड के लिए अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हमारे अपने लोगों के साथ किए हुए जो वादे हैं उन पे बिल्कुल हम वादाबंद हैं। और जैसे मैं बार बार कहता हूं, जिन जिन मुद्दों पे हमने इलेक्शन लड़ा, हुकूमत का वक्त खत्म होने पे उस सब चीज का रिपोर्ट कार्ड जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। यूटी के निजाम में काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे। लेकिन चलिए, फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। मैं एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वजीर आजम और उनकी तमाम टीम को ये कहना चाहूंगा यहां जम्मू के सरजमीन से कि जो वादा हम सबके साथ पार्लियामेंट में किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने किया गया, उसको पूरा करिए और जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है उसको दोबारा बहाल करें। वहीं जम्मू स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव में चौथी सीट पर कांग्रेस के लिए जीत की गुंजाइश थी और अब उपचुनावों में नगरोटा सीट पर कांग्रेस से समझौते के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथे सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती। इंडिया ब्लॉक के
हिस्सेदार होने के नाते शायद कांग्रेस ये उम्मीद करती कि उनका वोट जो है वो पीडीपी को जाता, लेकिन अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने सज्जाद लोन को अपना सुर बदलने की सलाह भी दी। उप मुख्यमंत्री ने अनंतनाग के वानपो में श्रमिक सराय सह कार्यालय परिसर का शिलान्यास किया। उनके साथ अनंतनाग पश्चिम के विधायक अब्दुल मजीद लारमी, श्रम आयुक्त और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने कार्यालय स्थल पर एक सभा को भी संबोधित किया। मजीद लारमी साहब की ये बहुत पुरानी तमान थी और ये लेबर सराय की ज़रूरत थी। एक अच्छा लेबर सराय जो 3.5 करोड़ रुपए का है, ये मैंने यहाँ नींव पत्थर रखा है और ये अगले जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारी कोशिश यही है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो बेसिक चीज़ें लोगों को ज़रूरत हैं, क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट को लोग समझते नहीं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के अंदर एक गरीब को वो मिस्त्री, वो हेल्पर, वो इलेक्ट्रीशियन, वो प्लम्बर, जो लोग काम दिहाड़ी लगाते हैं, चाहे मनरेगा की दिहाड़ी लगाते हैं, उनको कितना बेनिफिट है वो इससे पहले कभी बताया नहीं गया। लेकिन जब से मैं मिनिस्टर इंचार्ज इस मिनिस्ट्री का हुआ हूँ, मैं हमेशा अभी भी देखा आपने, मैंने स्टेज से इन लोगों को समझाया है और ये काम ALC का है, इनको समझाना चाहिए। और आप लोग भी थोड़ा सा लोगों को बताया करें कि ये लेबर कार्ड बनाएं, इससे फ़ायदा होता है। और लेबर सराय बनाने का फ़ायदा ये है कि कल यहाँ लोग, उनको पता लगेगा ये दफ्तर है, यहाँ आके वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अपने बेनिफिट ले सकते हैं, अपने लेबर कार्ड बना सकते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी ने राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के लिए एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के समर्थन देने के बारे में बात की, लेकिन मैंने उनसे साफ कह दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगामी विधानसभा सत्र में विधेयकों का समर्थन करना होगा और पीडीपी केवल इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के बारे में सोच सकती है। फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई है। कम से कम उसमें 1-2 बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें, चाहे वो ये जो लोगों के, जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज़्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज कर लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार मतलब इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे PHE हो, RNB हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपए में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये 1-2 बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल के कार्यकाल को नाकामी और झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जो उनके घोषणा पत्र से बिल्कुल अलग है। अल्ताफ ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नाकामयाबियों के बावजूद उमर अब्दुल्ला पद नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि आप सभी मीडिया के दोस्त जानते हैं कि आज 16 तारीख को उमर साहब ने भारी मैंडेट लेके शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग है, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट। सबसे पहले अगर हम 1 साल की रिपोर्ट कार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का उठा के देखते हैं, साथियों, सबसे पहले जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इन 12 जो गारंटियां उन्होंने दी, उनमें सबसे पहला जो था वो था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर के हर एक सिटीजन को दूंगा। उसके बाद
उमर साहब ने पलटी मारी और पलटी मार के कहा कि जो अंत्योदया है या जिनको हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको मैं 2% बिजली मुफ्त दूंगा। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि पहले 100% मीटरिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे किस किस को बिजली देनी। सांबा में बीजेपी जम्मू कश्मीर महिला मोर्चा की अध्यक्ष नेहा महाजन ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। 1 साल पूरा होने पर भी सरकार ने लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए। साथ ही नेहा महाजन ने आरोप लगाया कि ये सरकार सिर्फ दूसरों की खामियां निकालने में व्यस्त है। बेसिकली जो 1 साल पूरा तो होने वाला है, जो उन्होंने सपने दिखाए थे वो सपनों में ही रह गए हैं। टोटल फेलियर सरकार रही है जो सिर्फ दूसरों में खामियां देखते हैं, क्योंकि जिसको काम करना है, जो फोकस्ड है, जो विजनरी है, वो काम पे फोकस करेगा, वो अपना विजन को जो है वो पूरा करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना लिया है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित होगा, वो इसी विजन को लेके काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है वो 24 घंटे 365 डेज काम करता है और वो काम पे फोकस करता है। और प्रधानमंत्री जी जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, और जो लोगों ने सोचे भी नहीं होते हैं उसके भी पार जो है। आज आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, भारत की बात करें, तो उनकी छवि बदली अगर है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की वजह से, क्योंकि वो जुमले वादे नहीं करते हैं, झूठे वादे नहीं करते हैं, जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं।